हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु भारती और आप देख रहे हैं स्टेल स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 4 कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोल कहाँ से बनता है, कोल क्या होता है, पेट्रोलियम कहाँ से बनता है, क्या होता है और रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं। मतलब पूरी तरीके से रिसोर्सेज पे ही ये चैप्टर पूरा तरीके से आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन दिया है पहले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं। पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये जो चैप्टर है वो जियोग्राफी के चैप्टर से ही रिलेटेड है, चैप्टर 1 से हल्का सा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर अभी देख लीजिए मेरे चैनल पे। और आगे है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। दे आर रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं एनर्जी के। मतलब फिर से वो लोग उनका यूज हो सकता है, मतलब वो लोग खुद से रिप्लेनिश हो सकते हैं फिर से। डेटा रिप्लेनाइज्ड एट अ रेट फास्टर देन दैट एट विच दे आर कंज्यूम्ड। मतलब जिस स्पीड से वो लोग कंज्यूम हो रहे हैं, उनका यूज हो रहा है, उससे ज़्यादा तेज, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड में वो लोग रिन्यू हो जाते हैं। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities। तो ये जो resources होते हैं वो unlimited quantity में पाए जाते हैं हमारे नेचर में, प्रकृति में। और ये लोग जो होते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म नहीं हो सकते, एग्जॉस्टेड नहीं हो सकते। इसके एग्जांपल्स हैं टाइडल एनर्जी जो हवा वाली एनर्जी होती है, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी जो ओशियन में जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट किया जाता है वो, सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, ये सारे इसी के एग्जांपल्स हैं। जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी इनसाइड द अर्थ, न्यूक्लियर एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जा रही है वो सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं होता। नेवर एंडिंग सोर्स, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कभी ख़त्म भी नहीं होता। वेरी एफिशिएंट सोर्स, बहुत ही एफिशिएंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो काफ़ी फ्रेंडली है इन्वायरमेंट से, मतलब हार्म नहीं करता है उसको। अब है दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। They are non-renewable sources of energy are those that are consumed at a rate faster than at which they are replenished। तो कुछ रिसोर्सेस होते हैं वो, मतलब उनके रिन्यू होने की गति से ज़्यादा गति से हम लोग उन्हें कंज्यूम यानी कि यूज़ करते हैं। इसकी वजह से इन्हें रिन्यू होने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है और ये ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस को एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। तो ये जो रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनका अमाउंट नेचर में लिमिटेड है। विच कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा, इंसानी गतिविधियों के द्वारा खत्म हो सकती है। एग्जाम्पल्स हैं इसके फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारे मतलब ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्टिबल हैं। अब है इसका एडवांटेज। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो, मतलब पुराने समय में जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स वगैरह जो मर गए थे और फिर समय के अनुसार वो धरती में दब गए थे, अर्थ के क्रस्ट में। तो वो समय से जब समय बीतते जाता है तो वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं कभी कोल में या फिर पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम समुद्र के अंदर जो जीव हैं उनसे होता है, मतलब उनके दफन होने से होता है। और जो ज़मीन पे जो पेड़-पौधे हैं उनके दफन होने से कोल बनता है। तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कभी ज़मीन पे रहा करते थे, जो जीव थे जैसे प्लांट और एनिमल्स, और समय के अनुसार वो मरे और ज़मीन में दब गए और उनसे जो फ्यूल बना उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो उन फॉसिल फ्यूल्स के क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स होते हैं वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ईज़िली अवेलेबिलिटी, तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो आसानी से अवेलेबल होते हैं। जनरेट हीट दैट इज़ ईज़िली कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो लोग हीट जनरेट करते हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी में, जिसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि बने हैं डेड रिमेन्स, यानी कि जो पुराने समय में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो जब मर गए थे तो उन्हीं के बचे हुए अवशेषों से ये बने हैं।
हेंस दे आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स, और इसे इसी के कारण इन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर लिमिटेड, तो जो रिसोर्सेज हैं जैसे कोल हो गया और पेट्रोलियम हो गया वो लिमिटेड हैं। बर्निंग ऑफ सच फ्यूल्स इज मेजर केस ऑफ एयर पोल्यूशन, और इन जो फ्यूल्स का जो बर्निंग है, इनका यूज है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। देयरफॉर दीज फ्यूल्स शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी, तो जब इनका एकदम ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ही ज़्यादा जब ज़रूरत हो इनका, तभी इनका यूज़ करना चाहिए हमें। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच केस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जब वो जलते हैं, जब उनका यूज़ किया जाता है, तो उनसे जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कभी-कभी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को मतलब अफेक्ट करते हैं, केस करते हैं, मतलब उन्हीं के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के ही कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब नेक्स्ट है कोल। कोल क्या होता है? इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ये एक फॉसिल फ्यूल है जो कि हार्ड होता है, सॉलिड होता है और ब्लैक होता है कलर में। स्टोरी ऑफ कोल मतलब कि ये कैसे बनता है वो पढ़ेंगे हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ कोल भी कह सकते हैं इसे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनके कारण द डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल, तो जो घने घने जंगल थे वो जमीन में दब जाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। अंडर हाई प्रेशर, सॉरी, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एकदम ही ज़्यादा तापमान और प्रेशर में, दबाव में, ये जो फॉसिल्स थे, जो रिमेन्स थे फॉरेस्ट के, वेजिटेशन के, डेड प्लांट्स गेट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉयल, ये जो बचे हैं अवशेष पेड़ों के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से कॉल में। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कॉयल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, और ये जो प्रोसेस होता है, जो धीमा प्रोसेस होता है इसके चेंज होने का डेड वेजिटेशन का कॉल में, इसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कोल, तो जो कोल होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड, तो ये जो कोल होता है उसका यूज़ हम लोग फ्यूल के तौर पे खाना बनाने के लिए करते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम, तो पुराने समय में ये जो कोल था उसका यूज़ होता था रेलवे इंजन्स में स्टीम बनाने के लिए, यानी कि भाप बनाने के लिए। पहले भाप वाला इंजन चलता था ट्रेन वगैरह में। इट इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ थर्मल पावर स्टेशंस में भी होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, तो कोक, कोल तार और कोल गैस ये प्रोडक्ट हैं कोल के, मतलब कोल से ये बनते हैं तीनों, तो उनके बारे में अब आप लोग अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल, तो कोल से जो प्रोडक्ट्स थे तीनों उनके बारे में। कोक, कोक क्या होता है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, तो ये जो कोक होता है वो टफ होता है, पोरस यानी कि छेद होते हैं इसमें, जैसे हमारे हाथ में होते हैं छेद, वैसे ही ब्लैक सब्सटेंस, ये काला भी होता है देखने में, कलर में। इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये प्योर फॉर्म है कार्बन का। एंड इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील एंड मैनी अदर मेटल्स, और इसका यूज़ मतलब स्टील निकालने के लिए, स्टील बनाने के लिए, और भी जो मेटल्स होते हैं उन्हें भी निकालने में, मतलब कहीं-कहीं जगहों से निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। कोल तार क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लेजेंट स्मेल, ये जो कोल तार होता है वो मोटा काला रंग में होता है, और ये एक लिक्विड होता है जिसका एक बहुत ही अनप्लेजेंट, एक बहुत ही अजीब सा महक होता है, खराब सा। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ये जो कोल तार होता है वो 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, 200 चीज़ों का। The products obtained from coal tar are used as starting material for dyes, drugs, paints, perfumes, etc. तो ये जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं कोल तार के, कोल तार में इतने सारे जो 200 सब्सटेंसेस हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे डाइज मतलब कलर वगैरह, ड्रग्स जो दवाइयाँ होती हैं वो वाले ड्रग्स, ये दूसरे ड्रग्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पेंट्स भी बनते हैं, परफ्यूम्स भी बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोल तार से बनती हैं। अब नेक्स्ट है कोल गैस। इट इज़ obtained ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू obtain कोक, तो जब कोल का प्रोसेसिंग किया जाता है, जब मतलब उसमें काम चल रहा होता है कोल में कोक बनाने के लिए, तो जो गैस प्रोड्यूस होता है वही होता है कोल गैस। इट इज़ यूज्ड एज
फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो ये जो कोल गैस होता है वो फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो कि बने होते हैं ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास में। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सी। तो जो पेट्रोलियम है वो बना है जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो सी में रहते हैं, वो काफ़ी समय पहले वो मर गए थे, तो उन्हीं के अवशेषों से ये बना है पेट्रोलियम। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, lubricating oil and petroleum gas आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। वो हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लिब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम गैस। ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। और जो अलग अलग ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इन्हें सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है पेट्रोलियम से अलग करने का, उसे कहते हैं हम लोग रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन इन फ्रैक्शनिंग कॉलम। तो जो रिफाइनिंग होता है पेट्रोलियम का वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता है। Components with higher boiling points are collected at the bottom of the fractionating column। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं ये जो कॉलम होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, उसके नीचे पाए जाते हैं जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट्स होते हैं, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ऊपर पाए जाते हैं इस कॉलम के। अब है पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस। तो जो पेट्रोलियम है उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो, तो इसमें सबसे पहले उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स यूजेस यहाँ पे है। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विड फॉर्म। तो जो लिक्विड फॉर्म में जो पेट्रोलियम गैस होता है वो उसको एलपीजी कहते हैं। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। तो जो एलपीजी है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो फ्यूल की तरह ही यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में, होम्स में, घरों में। उसके बाद पेट्रोल है, मोटर फ्यूल में होता है पेट्रोल का यूज़, एविएशन फ्यूल के तौर पे होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो ड्राई क्लीनिंग होती है कपड़ों वगैरह की, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे। पैराफिन वैक्स क्या होता है? कैंडल, वेसलीन, ऑइंटमेंट्स। तो जो पैराफिन वैक्स हो गया उसका यूज़ करते हैं हम लोग वेसलीन बनाने में, कैंडल बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में, जैसे जूते का जो पॉलिश होता है वो भी पैराफिन वैक्स से ही बनता है। डीजल क्या होता है वो तो सबको पता ही है, हैवी व्हीकल्स में जो यूज़ होता है फ्यूल के तौर पे वो। फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स सेम ही चीज़ है जो मैंने अभी बोला। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले, छोटे-छोटे या फिर बड़े-बड़े, उन सब में इसका यूज़ होता है डीजल का। केरोसिन क्या होता है? केरोसिन भी इसी का कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका यूज़ किया जाता था पहले स्टोव्स में, लैंप्स में। अब इसका बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम देखने को भी मिलता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशन में, यानी लुब्रिकेशन मतलब किसी भी दो सब्सटेंसेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको कम करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ किया जाता है। बिटुमेन का यूज़ किया जाता है पेंट में, रोड सरफेसिंग में, मतलब रोड के सरफेस पे एक काला कलर का लिक्विड टाइप का होता है सब्सटेंस जो होता है बिटुमेन, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो कंप्लीट कंबशन होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जो पेट्रोलियम्स का, उससे क्या बनता है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। वाइल इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से ये जो हाइड्रोकार्बन्स बने हैं उनका जो इनकम्प्लीट जब कंबशन होता है, मतलब जब पूरी तरीके से जब ये नहीं जलते, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन इन आवर इन्वायरमेंट। तो ये जो दोनों गैसेस प्रोड्यूस होते हैं कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट कंबशन से, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में बहुत ही ज़्यादा responsible हैं। The test used to determine the amount of carbon monoxide in vehicles exhaust gases is known as emission
टेस्ट। तो जो टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम व्हीकल्स के जो एग्ज़ॉस्ट से जो गैस निकल रहा है, उसको चेक करते हैं, तो उसे कहा जाता है एमिशन टेस्ट, उस टेस्ट को। Gas analyzer is used in detection of carbon monoxide in exhaust gases। तो जो गैस एनालाइजर है उसका यूज़ किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए। जो एग्जॉस्ट होते हैं उनसे जो गैसेस निकलती हैं गाड़ियों के एग्जॉस्ट से, उनको एनालाइज करने के लिए गैस एनालाइजर का यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। तो जो पेट्रोलियम है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो सबको पता है। The formation of petroleum takes place over a period of million of years। तो जो फॉर्मेशन है पेट्रोलियम का वो बहुत ही मिलियंस सालों में होता है, बिलियंस साल भी लगते हैं। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लिमिटेड। तो जो पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं। डेट इज़ दे आर फाउंड ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस ऑन द अर्थ। और वो भी बहुत ही कम प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं पेट्रोलियम के जो खदान हैं वो। The ever increasing population has further increased the demand for petroleum and its product। तो जो हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उससे पेट्रोलियम का डिमांड और बढ़ गया है, और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, उनका भी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इन इंडिया में दी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि PCRA advises people on the various methods that can be adopted to conserve petrol and diesel। तो जो इंडिया में जो PCRA है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये लोगों को सलाह देती है कि कैसे हम लोग अपने जो पेट्रोल और डीजल हैं उन्हें हम लोग बचा सकते हैं, कौन कौन से मेथड से। अब है क्रैकिंग। हीटिंग हायर एल्कन्स टू सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज नॉन एज क्रैकिंग और प्रायोलाइसिस। तो ये जो क्रैकिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे ले जाकर उन्हें तोड़ दिया जाता है, और जो पीसेस मतलब और भी लोअर कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में यूजफुल जो और होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनमें ब्रेक कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग। अब है नेक्स्ट नेचुरल गैस। Natural gas is formed from dead organisms which decompose in the absence of air। तो जो नेचुरल गैस है वो फॉर्म होता है, वो बनता है डेड ऑर्गेनिजम्स से जब वो डिकम्पोज होते हैं एयर के एब्सेंस में, अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो फॉर्मेशन है नेचुरल गैस का वो उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, और वहाँ पे हवा भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज हों तो उनसे नेचुरल गैस ही फॉर्म हो। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस करके CNG बना दिया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो ये जो नेचुरल गैस है, CNG है सॉरी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका यूज़ बहुत सारे व्हीकल्स में होता है, जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो भी कंट्रोल में रहता है। इससे ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता है CNG से, इसीलिए इसको क्लीनर फ्यूल कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल यानी कि लेस पॉल्यूटिंग, बहुत ही कम पॉल्यूशन करता है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर टॉपिक खत्म होता है। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं जिससे कि वो गलती मैं फिर से ना दोहराऊं। तो मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।